बिहार से जाते हैं अलग अलग सिटीज़ में, जो भी लेबर, इस कंडीशन में पहुंचाने में देश का सबसे बड़ा योगदान है। नेताओं का तो है, मेहनती आदमी यहाँ पर बहुत हैं। किसी भी कंडीशन में, किसी भी क्लाइमेटिक, कैसा भी सिचुएशन हो, मेंटल कैसा भी हो, टूटते नहीं है जल्दी। आप देखे होंगे कि महाराष्ट्र का किसान बहुत जल्दी आत्महत्या कर लेता है या फिर कुछ भी। आप बिहार में कब सुने हैं कि लास्ट किसी किसान ने या किसी ने भी आत्महत्या किया हो? आप एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले लीजिए। अगर यहाँ के लोग ट्रैफिक में चलेंगे तो बायां इंडिकेटर देंगे और दाहिना मुड़ जाएंगे, या फिर इंडिकेटर नहीं भी दे रहे हैं तो बायां खाली सिर्फ अगर सर किए, देखिए यहाँ पर देखिए अभी एक टर्न हो रहा है, इसने इंडिकेटर नहीं दिया। सामने एग्जांपल हम बोल ही रहे हैं और ये एग्जांपल देखिए, देखिए इंडिकेटर ने दिया, सिर्फ सर घुमाया राइट और राइट टर्न हो गया। हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। तो काफ़ी समय से मैं सोच रहा था कि एक मोटो ब्लॉग बनाया जाए। तो फ़िलहाल मैं हूँ बोधगया के पीछे इन द सेंस कि रिवर साइड से क्रॉस करते हुए, और ये है यहाँ का सबसे खूबसूरत टेम्पल्स में से एक। यहाँ पर थोड़ा रास्ता ख़राब है। यहाँ बोधगया साइंस सेंटर साथ में बना हुआ है ये हॉल, और गेस्ट हाउस भी यहाँ पर है। अभी ये रिसेंट ही इधर फिनिशिंग वर्क कंप्लीट हुआ है और वेलकम होटल इसका नाम दिया गया है। तो अच्छा है, कॉन्फ्रेंस वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा ऑडिटोरियम यहाँ पर बना हुआ है। दोनों साइड आपको होटल मिलेंगे। रोड की तरफ यहाँ पर सीसीडी। यहाँ पर काफ़ी एक शानदार भूटानीज स्टाइल में एक टेम्पल बना है। तिब्बतन आर्किटेक्ट कर सकते हैं, जो मेरे लेफ़्ट साइड में दिख रहा होगा। काफ़ी बेहतरीन। इसके अंदर कभी गया तो नहीं हूँ, लेकिन जैसे ही इसकी ओपनिंग होगी उसके बाद जाकर देखा जाएगा कि क्या है इसमें। फाइनली गया जाने वाला है नेशनल हाईवे, और ये है बोधगया का यहाँ पर एंट्रेंस। हम लोग पकड़ेंगे हाईवे जो कि कनेक्ट करेगी नेशनल हाईवे 2 से। तो इसे कहते हैं दो मुहान। अब तो यहाँ काफ़ी भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा ही भीड़ है। ये सीधे चलते हैं। यहाँ पर दोमुहान के पास फ्लाईओवर है जो आपको गया टाउन से बाईपास निकालते हुए आपको पटना की तरफ ले जाएगी, इस तरफ मेरे पीछे वाले डायरेक्शन में। और हम लोग सीधे जाएंगे तो नेशनल हाईवे 2 से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर है मगध यूनिवर्सिटी, साथ में होटल मैनेजमेंट का एक इंस्टीट्यूट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM। तो तीन संस्थान यहाँ पर स्थित है, जो आपको 2 मिनट में दिखने वाली है। यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, पेड़ पौधों के साथ। जो रोड का कंस्ट्रक्शन है काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया है। सामने एक वाइट कलर का दिख रहा होगा, अगर कैमरे में कैप्चर हो पा रहा होगा तो वो है IIM। यहाँ पर है मगध यूनिवर्सिटी, जो काफ़ी स्लो है। स्लो इन द सेंस कि टाइम पर कभी पूरा नहीं होता था पहले सिलेबस। अब थोड़ा सुधार है, शायद कन्फर्म नहीं हूँ। तो उसका मगध यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस है। हम लोग लेंगे यहाँ से लेफ़्ट और मेन रोड में इंटर करेंगे। आ गए हम लोग मेन रोड में, और इस तरफ है होटल मैनेजमेंट संस्थान बोधगया। सामने हम लोग डोभी चलेंगे 17 किलोमीटर सीधे, और ये रहा IIM बोधगया। कैंपस काफ़ी अच्छा है, हालांकि अभी नया है तो उतने ज़्यादा यहाँ से प्लेसमेंट का जो रेशियो है वो नहीं दिखा है, लेकिन एक आने वाले समय में हो सकता है काफ़ी बेहतर यहाँ से रिज़ल्ट देखने को मिले। इस तरफ अगर देखें, शायद अगर दिख पा रहा हो कैमरा में, गेट ही सिर्फ दिख पा रहा होगा शायद, और जो फ्लैग इंडिया का है वो, और सामने है एक टोल टैक्स।
एक्चुअली डेवलपमेंट को देख के काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन बिहार को लेकर के एक अलग ही अपने देश में वो बना हुआ है माइंडसेट इन द सेंस कि बिहार है पिछड़ा होगा, उतना भी पिछड़ा नहीं है और उतना भी आगे नहीं है। हालांकि पिछड़ेपन का कई कारण हो सकते हैं। अगर बिहार का इतिहास देखें एक सरसरी निगाह से, तो आप सीधे चले जाएंगे मौर्यन एम्पायर, उसके बाद फिर गुप्ता एम्पायर, काफ़ी प्रॉस्परस उस समय, सुख संपदा सब चीज़ कह सकते हैं। एक बहुत बड़ा गणराज्य था अपने समय में मगध का। आप लोग सभी जानते होंगे, अगर भारत के इतिहास पढ़े होंगे तो सबसे अच्छी जो मैप उस समय थी, सबसे अफ़गानिस्तान तक, वो समझिए मगध साम्राज्य के समय ही था। और उसी का एक मैप का वहाँ पर लगा हुआ है पार्लियामेंट में नक्शा, जिसको देख के काफ़ी लोग चिढ़े हुए रहते हैं कि मगध का क्यों लगा दिया गया यहाँ पे। तो अगर उस पुराने वाले काल से अगर थोड़ा सा आगे बढ़ें तो फिर आता है गुप्ता एम्पायर। उसके बाद फिर जो मुग़ल पीरियड में जितने भी रूलर हुए, या फिर उसके बाद फिर अंग्रेज़ आए, उसमें सिर्फ बीच में शेरशाह सूरी का नाम आपको दिखेगा जिसने बिहार के लिए कुछ किया हो, या बिहार से जिसने शासन थोड़ा बहुत किया। और उसके बाद तो फिर अंग्रेज़ लोग आ गए। अब अंग्रेज़ लोग आ गए तो अंग्रेज़ों के समय में तो बिहार में कुछ था ही नहीं। बिहार में इन द सेंस कि आपका सारा जो कार्य चलाने का कार्यशैली का जो भी बना हुआ था स्वरूप, वो सारे कलकत्ता से संचालित होते थे। बिहार में कहीं एक तरह से बंगाल के अधीन ही कार्य हुआ यहाँ पे। और उस समय नील की खेती ज़रूर हुई, जो चर्चा में आता है कि यहाँ नील का खेती बहुत बड़े स्तर पर हुई, और गांधी जी उस समय सत्याग्रह किए और नील की खेती का विरोध किया था। तो ये सब चीज़ मेडिवल पीरियड या फिर प्री इंडिपेंडेंस आपको पढ़ने को मिलेगा। और मैं ये चीज़ अभी क्लियर करूँगा कि क्यों इतना बिहार को पीछे ले जाने में सिर्फ बिहार वासी का नहीं, पूरे देशवासी का योगदान है। जैसे कुछ दिन पहले बिहार को बजट में अलॉट हुआ था बहुत सारे पैसे, तो मैं देख रहा था कि काफ़ी सारे अदर स्टेट के जो देशवासी हैं वो इसी से नाखुश थे कि क्यों दे रहा है बिहार को। तो भाई, बिहार को पीछे ले जाने में भी सबसे बड़ा योगदान देशवासियों का ही है। क्योंकि बताता हूँ कि बिहार में जो पोटेंशियल है वो देश के शायद ही किसी अदर स्टेट में है। बिहार इन द सेंस, मैं झारखंड को भी लेके चल रहा हूँ, बिहार झारखंड दोनों अभी। तो बिहार झारखंड को अगर एक साथ लेके चलें पुराने समय में, तो आप देखिएगा कि मेहनती आदमी यहाँ पर बहुत हैं। किसी भी कंडीशन में, किसी भी क्लाइमेटिक कैसा भी सिचुएशन हो, मेंटल कैसा भी हो, टूटते नहीं है जल्दी। आप देखे होंगे कि महाराष्ट्र का किसान बहुत जल्दी आत्महत्या कर लेता है, या फिर कुछ भी। आप बिहार में कब सुने हैं कि लास्ट किसी किसान ने या किसी ने भी आत्महत्या किया हो? ये सब फाइनेंशियल सिचुएशन या सब चीज़ को लेकर के होती है, वो सब बहुत रेयर है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं टूटता है। ऐसे ही मांझी द माउंटेन मैन, या फिर वो सब सिर्फ एक दो उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे, लगभग जनसंख्या ऐसे ही हैं कि बहुत रिजिड होती हैं किसी चीज़ के पीछे। अगर पढ़ाई को ही लेकर सीरियस हो जाएं तो काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अगर गलत कार्य में भी हो तो बहुत अच्छे से गलत काम करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अंग्रेज़ों ने अपने टाइम, जैसे उन लोगों ने यूज़ किया, किस तरह से यूज़ किया कि यहाँ के लेबरर्स को उन लोगों ने पहुँचाया बहुत अलग अलग कंट्रीज़ में। जैसे अभी आप मॉरिशस या फिर और अलग अलग छोटे छोटे जो कंट्रीज़ में यहाँ से लेके गए, जिसे गिरमिटिया मज़दूर कहते हैं। तो वो सब इतने मेहनती थे, वाकई में इतने मेहनती थे कि उन्होंने अपने मेहनत के बलबूते पर आज भी देख सकते हैं कितना अच्छा मुकाम उन लोगों ने हासिल कर लिया है। तो ये पोटेंशियल अंग्रेज़ जानते थे कि यहाँ का आदमी लेबोरियस है, कंडीशन में ढल जाता है और सब चीज़ झेल सकता है। मतलब काफ़ी अच्छे से आप अभी भी देखेंगे कि झारखंड का या फिर बिहार का जो लेबर है, जो BRO के साथ मिल कर के आपको कश्मीर में या फिर असम, अरुणाचल, ये सब दूर दूर के क्षेत्रों में काम करते रहता है। या फिर आप सिंपल उदाहरण दे सकते हैं, जैसे आप लोग बोलते हैं कि बिहारी मज़दूर क्यों, बिहार में इतना मज़दूर है, सब जगह मज़दूर आके बसा हुआ रहता है।
तो मेहनत करना जानते हैं। उनको आपको देश में शायद ही कहीं इतने कम डेली वेज में इतना अच्छा एक लेबर फोर्स मिल जाएगा जितना बिहार के हैं। तो बिहार को इस कंडीशन में पहुंचाने में, जैसे भर भर के बिहार से जाते हैं अलग अलग सिटीज़ में जो भी लेबर, इस कंडीशन में पहुंचाने में देश का सबसे बड़ा योगदान है। नेताओं का तो है, वो एक्सेप्ट करूंगा एज ए बिहार के रहने वाला, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा है कि देश का। जैसे आज एक मौर्यन एम्पायर के बाद, जैसे मैंने बताया, शेरशाह सूरी, उसके बाद फिर आपको कोई ऐसा नहीं दिखेगा जिसने बिहार के लिए कुछ किया हो डेवलपमेंट के नाम पे। फिर अगर इंडिपेंडेंस हो जाते हो बिहार में, बिहार ने हमारा पहला राष्ट्रपति दिया, उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा गैप है। और फिर जो भी फ्राइट इक्वलाइजेशन जो आया, जिसकी वजह से सारी कंपनीज़ बिहार में बंद हो गई या फिर शिफ्ट हो गई, क्योंकि फ्राइट इक्वलाइजेशन वाले नियम में ये था कि जो भी यहाँ से माल निकलेगा, कोयला वगैरह जो भी निकलेगा, वो देश के किसी भी कोने में पहुँचेगा, वहाँ भी उसका वही रेट रहेगा जो यहाँ पर निकाल के रहेगा। तो कंपनी फिर बिहार में क्यों रहेगा? बिहार या झारखंड में अधिकतर सारे शिफ्ट हो गए अपना कोस्टल एरिया में, गुजरात में, मुंबई में, चेन्नई साइड में। तो ये तो सोचा समझा साजिश के तहत किया गया। आपने जो गुजराती लोग बोलते हैं कि बहुत बड़े व्यापारी होते हैं, हाँ हैं उन लोग, उन्होंने काफ़ी सोच समझ के ये सब चीज़ नियम कानून लाया। बिहार का पॉलिटिकल बैकग्राउंड को हमेशा नीचे रखना, बिहार को खास करके ये सब चीज़, बिहार में पहले कुछ था नहीं वैसा। तो बाद में जब ज़मींदारी प्रथा हुआ, तो ज़मींदारी प्रथा में ही खास करके ये चीज़ जातिवाद को बढ़ावा दिया गया। तो जातिवाद को बढ़ावा दिया गया अंग्रेज़ों के समय से। उसके बाद धीरे धीरे इसको बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी अपने आड़े हाथों लिया, सबने यूज़ किया। तो बिहार के ऊपर ध्यान गया ही नहीं किसी का। तो अब आज बाकी के देशवासी से गाली के रूप में यूज़ करते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा वो इस चीज़ को कि इसके पीछे तो कहीं ना कहीं अपने देश के जो निर्माता लोग हैं, जिन्होंने जानबूझ के बिहार से झारखंड को अलग कर दिया, जिस एक समय पे 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी इंडस्ट्रियल चीज़ों के मामले में, तो तोड़ के आप उसको एक कृषि प्रधान राज्य बना दिए। ऊपर से हर साल जो भी गंगा की उस तरफ बाढ़ आ जाता है, तो उस पर आज तक अगर आप ड्रेनेज सिस्टम इन द सेंस कि अगर सारी नदियों को अलग अलग नहरों से या फिर कोई भी उसका सोल्यूशन निकाल के अगर बनवा दिया जाता, ड्रोन एरिया से उसको अगर निकाला जाता, तो पलायन वाकई में रुकता। हो सकता है इधर ही फैक्ट्रीज वगैरह कुछ भी बनते। तो ये सब चीज़ धीरे धीरे करप्शन इतना बढ़ता गया। लोग सोचा कि चलो जो भी है हम एक सरकारी जॉब ले लेते हैं, वहाँ स्टेबिलिटी रहेगा, उसके बाद फिर वहाँ से पैसा कमाएंगे, जो भी ब्लैक मनी हो या जैसे भी हो, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं। और ऐसा नहीं है कि देश के अदर हिस्से में नहीं है, लेकिन यहाँ भी हैं, यहाँ है वो भी ज़्यादा ही हैं। जैसे एक एग्जांपल, मैं अभी जिस रोड पर चल रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट 10 साल में पूरा हुआ है। गया टू पटना नेशनल हाईवे 10 साल में इतना स्लो। तो ये अभी भी नेग्लिजेंसी है। जैसे मुंबई टू अहमदाबाद अगर रोड बनाना हो, तो एक दिन में ये लोग 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर का टारगेट बनाते हैं, और ये 150 किलोमीटर है जिसे बनाने में 10 साल लग गए। तो अब 10 साल में एक कंट्री के एक पार्ट में 10 साल में आप बना रहे हैं, कंट्री के दूसरे पार्ट में आप 1 महीने में बना रहे हैं रोड, 2 महीने में बना रहे हैं रोड। तो आप तो पार्शियलिटी कर ही रहे हैं ना अपने ही देश में अदर स्टेट के साथ, और पार्शियलिटी करते हैं, फिर बोलते हैं कि बिहार के लोग ऐसा है। आप किसी को अगर नीचा दिखाते रहिएगा, हमेशा उसका मजाक उड़ाते रहिएगा, तो भविष्य में वो आपके साथ थोड़ी ना इज्जत करेगा। अभी जितने पैसे मिले हैं, ये हो सकता है विशेष राज्य का दर्जा अगर दे दिया जाता, तो हो सकता है बिहार और पहले प्रॉस्पेरस कर जाता। तो ये सब सिर्फ बिहार को पीछे ले जाने का साजिश है, जातिवाद को थोप करके या फिर धर्म या अलग चीज़ को। अगर यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं शुगर फैक्ट्री का। शुगर फैक्ट्री बंद होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? अगर 90s का दशक देखें, तो जिसको जंगल राज बोलते हैं, तो जंगल राज का मतलब ये है कि आपके पास अगर रोज़गार नहीं है, वो फ्राइट इक्वलाइजेशन के बाद का बात हो रहा है कि अगर आपके पास रोज़गार नहीं है, और धीरे धीरे अगर छोटी बड़ी कुछ कंपनियां हैं भी और वो चल रही हैं जैसे तैसे, और आपके यहाँ लेवी लेने का सिस्टम शुरू हो जाता है। लेवी जो पैसा का उगाही किया जाता है ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे,
या फिर अपहरण किया जाता है और उसके बाद फिर ले भी लिया जाता है। तो ये सब चीज़ें शुरू हो जाने से हुआ क्या कि यहाँ पर कोई भी पोटेंशियल इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों आएगा, तो वो चीज़ एक काफ़ी इफ़ेक्ट किया अपना बिहार को। चलिए, अभी तो बहुत समय है कि अभी मेन स्ट्रीम में आ पाए। चलिए, बात आता है सिविक सेंस और भी अलग अलग चीज़। कुछ दिन पहले एक जहानाबाद में कोई टीचर थी केंद्रीय विद्यालय के, उसने कुछ कमेंट किया था बिहार के ऊपर, जिससे काफ़ी बिहारवासी नाराज़ भी हुए थे। हाँ, हालांकि बात भी कुछ ऐसी थी नाराज़गी लायक, लेकिन हम लोग को एज ए बिहार के रहते हुए हम लोग को, या फिर भारत के बाकी हिस्सों में भी लोग काफ़ी सिविक सेंस को लेके जागरूक नहीं हैं। तो मुझे सबसे अच्छा अगर सिविक सेंस कहीं का लगता है तो वो सिक्किम का क्यों? क्योंकि वहाँ आप देखेंगे, अगर मेरे पुराने ब्लॉग्स तो आपको देखने को मिलेगा वहाँ कितने अच्छे से साफ़ सफाई से लोग रहते हैं। यहाँ क्या है, जहाँ खाएं वहीं फेंक दिए, थूक दिए। तो ये बदलाव बोलने से या सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने से नहीं होने वाला है। अगर इस चीज़ में बदलाव लाना है तो हमें स्कूल लेवल पर, ख़ास करके स्कूल लेवल पर बचपन से ही बच्चों में ये आदत डालनी होगी कि ऐसे करना गलत होता है, गुटखा खाना गलत होता है, गुटखा तो थूकना कहीं भी, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये सुधार अचानक से तो आने वाला नहीं है, एक पीढ़ी लग जाएगा इस चीज़ को सुधारने में। आगे मैं बात कर रहा था बिहार में जातिवाद को लेकर के। बिहार में जातिवाद ख़त्म होने में अभी बहुत समय लगेगा। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि अब देख लीजिए, जो यंग जनरेशन काफ़ी, जो 30 अप्रोक्स कह सकते हैं 30 से नीचे वाले जिनका एज है, वो सब चाहते हैं कि ये सब चीज़ों से ऊपर उठा बिहार जाति-पात से। लेकिन जो 30 से ऊपर वाले हैं, वो लोग ये चीज़ एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है कि कोई और वर्ग का बंदा मेरे बराबर आ सकता है। अभी बच्चों में तो डिफरेंस है नहीं, लेकिन बड़ों में है। तो बच्चे ही हम अगर बिहार को अगर आगे ले जाना है तो ये इस चीज़ से, हालांकि ये जातिवाद आपको ऐसे नहीं ख़त्म होगा, क्योंकि रिजर्वेशन वगैरह बहुत सारे चीज़ हैं। आपको ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा, एकदम सामने से देखने को मिलेगा। तो अब सवाल आता है कि हाउ टू इम्प्रूव बिहार्स लाइवलीहुड, क्वालिटी ऑफ लिविंग। तो इसमें सबसे पहले बिहार में स्थिरता इन द सेंस कि जैसे अगर साउथ बिहार को देखें तो यहाँ तो बाढ़ जैसा कोई चीज़ है नहीं। तो जो नॉर्थ बिहार है उसमें बाढ़ की समस्या पर काम करना होगा, किसी भी लेवल पे बांध बना के, या फिर इंटरकनेक्शन ऑफ रिवर्स, सारे नदियों को आपस में जोड़ के नहरों से किसी तरह से पानी को एक दूसरे में फ्लो करा के, और कुछ नया, जैसे वहाँ खेती होता है एक मक्के का खेती आपको काफ़ी अच्छे लेवल पर होता है उस एरिया में, गंगा के उस तरफ। लेकिन वहाँ पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट का कमी है। मखाना होता है, मखाना का जिक्र अभी आपको कई लोगों ने, कई बड़े नेताओं ने किया है, हमारे प्रधानमंत्री भी, लेकिन उसका प्रोसेसिंग या पैकेजिंग का स्कोप इधर है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो वो सब प्लांट इनबिल्ट करना होगा यहाँ पे नॉर्थ बिहार में। खास करके साउथ बिहार में आपको टूरिज्म एंड ट्रेवल, आपको बोधगया, सासाराम, रोहतास, राजगीर, नालंदा, पटना, ये सब एरियाज़ को काफ़ी इम्प्रूव करना होगा और यहाँ टूरिस्ट को और बड़े लेवल पर लाना होगा, जिससे, जैसे एक टूरिस्ट ड्रिवन स्टेट आप देख सकते हैं, सिक्किम का एग्जाम्पल ले सकते हैं। छोटे छोटे स्पॉट को इतनी अच्छी तरीके से बनाया हुआ है कि वहाँ पर डेवलपमेंट काफ़ी सिर्फ और सिर्फ टूरिज़्म से हो रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पर उस तरह का एक नज़रिया बनाना होगा। आधा कंट्री का तो नज़रिया है कि बिहार में कुछ है ही नहीं, और है भी तो बड़ा गरीब जगह है, देखने लायक नहीं है, वहाँ जाओगे तो मार देगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप आइए, घूमिए, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बिहार के इकनॉमी में, शिकायत नहीं होगा। दिलदार लोग हैं यहाँ पर बिहार में। कुछ लोग जो बदमाश रहते हैं वो हर जगह मिल जाते हैं, आप कहीं भी हो, देश के किसी भी कोने में हो, आपको ऐसे आदमी मिल जाएंगे। जैसे
एक एग्जांपल जैसे झारखंड में एक विदेशी टूरिस्ट बाइकर्स के साथ हुआ था कुछ भी, कर्नाटक में वैसा हुआ, तो वैसा केस आपको उत्तराखंड साइड में भी है, दिल्ली में भी है। कि दिल्ली तो सबसे बेकार जगह मुझे लगता है, इन द सेंस सिविक सेंस जो आप बोलते हैं कि दिल्ली वालों को बड़ा अच्छा, नहीं, सबसे बड़ा सबसे अकड़ू लोग वहीं के हैं। क्यों? वो लोग बिहारी को बिहारी बोलेंगे, बाकी जगह के आदमी को तो कुछ समझते ही नहीं है। जैसे नॉर्थ ईस्ट वाले को कुछ और बोलेंगे, सबसे ज़्यादा बिहारी को लोग गाली देंगे, ऊपर से झारखंड वाला को तो पहचानता नहीं है वाला कंडीशन होता है। वो लोग खुद को काफ़ी सुपीरियर समझते होंगे, आप देखे होंगे वो सब अटल टनल में जाकर शराब पीने वाला ये सब काम, या फिर उत्तराखंड हिमाचल के पहाड़ियों में जा कर के बोतल फोड़ना, ये सब वो सब दिल्ली वाले ही करते हैं, बिहार वाले नहीं करते हैं वहाँ जा कर के। तो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, कहने का मतलब ये है कि सिविक सेंस की कमी पूरे देश में है। हम यहाँ शहरों वाले बोलते हैं कि गांव वाले बिगड़े हुए हैं, लेकिन वही शहर वाले जब विदेशों में चले जाते हैं तो वहाँ भी जाके वही कांड किया करते हैं, तो कैसे कह दें कि वो सुधरे हुए हैं। आ गया नेशनल हाईवे 2 क्रॉस करके हम लोग, और नीचे से चलेंगे इस तरफ। काफ़ी चहल पहल है मार्केट में, लंबी लंबी कतारें लगी हुई है गाड़ियों की। तो इधर इस अभी मैं जिस एरिया में चल रहा हूँ, डोभी इसका नाम है, तो ये भी इंडस्ट्रियल एरिया बनने वाला है बहुत ही जल्द। देखते हैं इसका ग्रोथ कैसे होता है। यहाँ तो काफ़ी ट्रैफिक है, बंद करता हूँ कैमरा यहाँ पे। The next day. हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। तो लास्ट वीडियो में मैंने यहाँ तक शूट किया था, वो दिखा था। तो हम लोग बात कर रहे थे बिहार में कहाँ कहाँ किस किस जगह पर डेवलपमेंट किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है। तो सिविक सेंस की बात हुई थी, और फिर नॉर्थ बिहार में फ्लड सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, उसके बाद फिर हम लोग साउथ बिहार में ये बात कर रहे थे कि टूरिज़्म को डेवलपमेंट में कैसे कंट्रीब्यूट करवाया जा सकता है, टूरिज़्म डिपार्टमेंट से टूरिज़्म करवा करके। तो इसके अलावा और भी कई क्षेत्र हैं, जैसे कृषि में कृषि जो सब्जी उत्पाद होता है वो काफ़ी अच्छे लेवल पर होता है बिहार में, लेकिन उसका प्रोसेसिंग या उसका मार्केटिंग उस वे में नहीं हो जाता जिस वे में होना चाहिए, जिसकी वजह से काफ़ी सारी सब्जियां वेस्ट हो जाती हैं। तो फूड प्रोसेसिंग अगर सारे एरियाज़ में रहेंगे तो सब्जियों का पैकेजिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सकता है। लीची काफ़ी अच्छा है, वो तो हर जगह उसका पहुंच हो गया है अच्छा से, लेकिन लीची के अलावा आम हो गया, जर्दालू आम वगैरह होता है, तो उस चीज़ को बढ़ावा दिया जा सकता है। और कई चीज़ है, जैसे छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ जैसे यहाँ के कारीगर जाकर के कलकत्ता, दिल्ली में सिलाई वगैरह किया करते हैं, क्लोथिंग इंडस्ट्री, तो उसको अगर यहाँ सेटअप कर दिया जाए तो और भी जो जैसे काफ़ी लोग जेंट्स खास करके जो पुरुष वर्ग है वो बाहर जाता है, लेकिन जो महिलाएं हैं यहाँ की वो सब कंट्रीब्यूट कर सकती हैं उसमें। तो वो यहाँ जो बच गई पॉपुलेशन उसको भी एक ऑफ सीजन में खेती के अलावा अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा। दूसरा, यहाँ पर अभी मशरूम उत्पादन काफ़ी अच्छे लेवल पर होता है, बिहार टॉप मशरूम प्रोड्यूसर्स में से एक है, तो इसको और बढ़ावा दिया जा सकता है। काफ़ी स्कोप है स्ट्रॉबेरी का, मशरूम का, तो ये सब क्षेत्र है जो कृषि प्रधान कई चीज़ जो है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। फिर आते हैं एजुकेशन, तो एजुकेशन में अभी टीचर्स की कमी नहीं है बिहार में, काफ़ी अच्छे संख्या में टीचर्स की बहाली हुई है, तो उसको अच्छे तरह से यूज़ करने का। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, 10 टीचर हैं एक जगह पे, लेकिन क्लासेस सिर्फ 3 हैं रूम जिसमें पढ़ाने के लिए उतना सबको पर्याप्त नहीं मिल पाता है फैसिलिटीज़। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में तो टाइम लगेगा, लेकिन जो भी टीचर हैं वो अगर उतना केयरफुली से अच्छे से 100% ऑनेस्टी से अगर पढ़ाने लगे तो भी काफ़ी सुधार हो सकता है। लेकिन अभी हो गया है क्या कि जितने भी नए टीचर बने हैं ज़्यादातर
कुछ तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ज़्यादातर फिर इंस्टाग्राम पे रील कल्चर के चक्कर में है, तो उससे बचें। वो भी ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन आप पढ़ाई को हैम्पर नहीं होने दें। तो वहाँ सुधारा जा सकता है। सरकारी स्कूल का कंडीशन काफ़ी अच्छे से शिक्षा को लेकर के, वहीं पर प्राइवेट भी है या सरकारी भी है, तो दोनों जगहों पर बच्चों को सिविक सेंस वहीं पर सिखाना चाहिए। जो हम लोग जब पढ़ते थे तो नैतिक शिक्षा करके बुक्स हुआ करती थी, हालांकि हमारे टाइम में उसको भी सीरियसली कोई नहीं लेता था, लेकिन अभी के समय में इसको काफ़ी अच्छे वे में लेना चाहिए और सिविक सेंस डेवलप करना चाहिए बच्चों में। वो शिक्षा का क्षेत्र हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, और सबसे बड़ा सुधार तो आपको नेताओं में होने चाहिए। उनका तो है कि भाई जितना लूट सकें लूट लें, कुछ को छोड़ के लगभग पॉपुलेशन वैसा ही है लीडर्स का या उसके चमचों का। वो अगर उसमें सुधार हो जाए तब तो बिहार काफ़ी सुधार हो जाएगा। तो ये कंडीशन सिर्फ बिहार के नहीं है, ऑलमोस्ट पूरे कंट्री की है कि आपको ईमानदार नेता कैंडल लेकर ढूंढने पर मिलेगा एक दो। वो दूसरा, जो सरकारी जॉब अफसरशाही जिसको कहते हैं, सरकारी जॉब में जितने भी बंदे हैं वो अगर 100% इफिशियंसी से वर्क करें, 100 नहीं 80 भी कर दें, काफ़ी सुधार हो जाएगा। और वो भी बिना करप्शन के करें, तब तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। लेकिन वो होने वाला नहीं है। सबको करना क्या है, तो पैसा जमा करना है, ज़मीन लेनी है, और पैसा जमा करना है, शहर में ज़मीन लेनी है। अगर उससे भी ज़्यादा पैसा जमा हो गया तो महानगर में लेनी है, फ्लैट लेनी है। तो ये सब ब्लैक मनी के चक्कर में धीरे धीरे वो जो मेटेरियलिस्टिक माइंडसेट है वो कभी कम नहीं होता है अगर उस पर कंट्रोल नहीं है तो। और एक दूसरे को दिखाने का जो होड़ लगा हुआ है ना कि यार तुम इतना, तो मैं और तुमसे आगे, तो उसके चक्कर में काफ़ी ज़्यादा ये सब करप्शन वगैरह है। माफिया बनने के चक्कर में बहुत सारे गुंडे बन जाते हैं माफिया धीरे धीरे बालू शराब ये सब चीज़। तो उसमें सुधार करने के लिए छोटा कर्मचारी सोचता है कि सबसे ज़्यादा अर्न करें किसी साइड वे से, तो वहाँ पर अगर सुधार हो जाए तो, हालांकि ये बोलने में काफ़ी अच्छा लगता है कि सुधार हो जाएगा, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कुछ और ही रियलिटी है। अगर आप ईमानदार आदमी हैं और एक किसी ऐसे जगह पर चल जाते हैं जहाँ पर कैश फ्लो बहुत ज़्यादा होता हो, जैसे राज्य विभाग, और आप ईमानदार हैं, तो आप सोचेंगे कि अगर आप नहीं लेना चाहें तो आप ये भी नहीं कर सकते हैं, आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि वो सब जगह पर परसेंटेज टाइप से बना हुआ रहता है। पता नहीं, हर कोई भी काम आप करवाने जाएं बिना पैसों का तो निकलने वाला नहीं है, तो पैसे जाएंगे कहाँ। वही सबके टेबल पर पहुंचता ही होगा बाबुओं पे। आप देखिए, अगर ऑडिट करवाइएगा किसी भी एक सरकारी इंजीनियर का, जो 5 साल पहले उसके पास इनकम था और 5 साल बाद उसके पास जो प्रॉपर्टी हो गई है, तो उसमें बहुत सारे चीज़ों को पता चल पाएगा। लेकिन ये सब चीज़ अभी पॉसिबल नहीं है कि कर पाएगा, क्योंकि जान का थ्रेट बहुत रहता है। कोई भी ईमानदार आदमी विसिल ब्लोअर नहीं बन पाएगा। वो पूरे वर्ल्ड लेवल पर है, विसिल ब्लोअर बनना बहुत हिम्मत की बात है और बहुत रिस्की जॉब है कि किसी के प्रति आवाज़ उठा पाना। हालांकि अभी हाल के समय में डिजिटलाइजेशन से काफ़ी करप्शन तो कम हुआ है, लेकिन इसमें और भी सुधार की ज़रूरत है। अब ये तो हो गया वर्किंग सर्विस सेक्टर में आईटी को अगर बिहार में इंट्रोड्यूस करवाया जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन यही है कि उसको प्रॉपर, जैसे लेवी वाला जो सिस्टम था या फिर रंगदारी वगैरह है ना, ये सब से दूर रखना होगा, तभी आईटी सेक्टर डेवलप कर पाएगा। अभी कोई हाजीपुर के साइड में कोई एक बिहार का ही बंदा कुछ सॉफ्टवेयर वर्क करने के लिए आईटी सेक्टर का कुछ ओपन किया था, लेकिन वो चल नहीं पाया। यही सब वजह से एक तो साइड में होने के सही जगह पर ज़मीन नहीं और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। तो बाहर से अगर आपके यहाँ कोई काम करने आएगा तो उसको एक प्रॉपर स्पेस तो चाहिए, वर्किंग कंडीशन एक अच्छा चाहिए। अगर आपका
ट्रैफिक में ही आप चले जाएं और आपका समय लॉस हो जाए, या फिर वहाँ का पीपल का माइंडसेट ऐसा हो कि आपको अच्छा ना लगे बिहेवियर, तो कोई क्यों वहाँ आके वर्क करना चाहेगा। तो एक अच्छी जगह होनी चाहिए, एक इन्वायरमेंट बनना चाहिए उस तरह का। बिहार को ऐसे कैपिटल सब बोलता है कि बहुत सारे आईएएस आईपीएस बनते हैं, और सब गर्व करते हैं, हम लोग भी गर्व करते हैं कि बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे सिविल सेक्टर में अपने बिहार के बंदे हैं। लेकिन वो जाते कहाँ हैं? जब एक बार कोई भी आईएएस आईपीएस बन जाता है तो वो बिहार को लेकर के उसका क्या कोई ऐसा, शायद ही विरले एग्जाम्पल मिलता हो आचार्य कुणाल जैसा, जिसे माँ बोधि ट्रस्ट का निर्माण करवाया और बहुत अच्छे से संचालन कराएं, लेकिन वो ऐसा बहुत कम है। वो तो सिर्फ अपने लिए बनते हैं, वो आपके लिए थोड़ी बनता है। वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, एक बार जैसे सिलेक्शन होता है तो पेपर में छप जाता है कि हाँ फलां फलां बन गए हैं आईएएस, बहुत रोशन कर दिए नाम आसपास का। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद कहाँ क्या कर रहा है, वो अपने गांव को क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्या वो बैक दिया अपने यहाँ, कुछ नहीं पता रहता है उसको। तो इतने सारे आईएएस आईपीएस या बड़े पदों पर होने के बावजूद बिहार को लेकर थोड़ी उन लोगों का कुछ है, वो लोग तो अपने लिए बने हैं। तो गर्व करना अच्छी बात है, लेकिन उतना भी नहीं, वो तो अपने लिए हैं। बस ये सोचना है कि कलेक्टिव वे में यहाँ का डेवलपमेंट अगर कोई कर पाएगा तो वो है यहाँ की जनता और नेता, दोनों विल पावर होना चाहिए नेताओं में। जनता क्या है, आपको इलेक्ट करके आपके हाथ में पावर दे देगी, लेकिन उसके बाद करना तो आप ही को है। जनता का रोल आता है कहाँ पर, उस कोई चीज़ अगर रूल इम्प्लीमेंट हो तो उसको अच्छे से मानने का, लेकिन यहाँ मानने में भी दिक्कत है। आप एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले लीजिए, अगर यहाँ के लोग ट्रैफिक में चलेंगे तो बायां इंडिकेटर देंगे और दाहिना मुड़ जाएंगे, या फिर इंडिकेटर नहीं भी दे रहे हैं तो बायां खाली सिर्फ अगर सर किए, देखिए यहाँ पर देखिए अभी एक टर्न हो रहा है, इसने इंडिकेटर नहीं दिया, सामने एग्जांपल हम बोल ही रहे हैं, और ये एग्जांपल देखिए इंडिकेटर ने दिया, सिर्फ सर घुमाया, राइट और राइट टर्न हो गया। तो ये कब सुधरेगा? आप इस चीज़ में सुधार लाइएगा नहीं, इसमें तो आपको नेता कुछ नहीं कर सकता है, नेता कुछ नहीं कर सकता है, या पुलिस कितना आपके पीछे पीछे चलेगी दौड़ते हुए। तो ये सुधार तो करना ही पड़ेगा आपको। और कई चीज़ें, ये तो एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे एक डस्टबिन है, डस्टबिन के में डालना चाहिए कचरा, लेकिन लोगों का हैबिट क्या होता है, डस्टबिन के 10 कदम पीछे पहुँचे और वहीं से फेंक दिए जो डस्टबिन के साइड में गिरा हुआ। देखिए रोड का कंडीशन 10 साल में बना है और फिर डैमेज होना शुरू हो गया। उद्घाटन हुए अभी 2-3 महीना हुआ। वही बोलता हूँ कि बिहार में काम होता है स्लो, क्योंकि उसका प्रोजेक्ट का बजट फिर बढ़ेगा और लेट होगा और बढ़ेगा, तो और करप्शन का चांस बनेगा, और ज़्यादा अच्छा बना देंगे तो फिर दोबारा टेंडर बहुत दिन बाद मिलेगा। तो इसलिए ऐसा बनाता है कि कुछ दिन बाद ही टेंडर मिल जाए, फिर कमा लेगा, फिर कुछ आलीशान चीज़ खरीदेगा। और अगर नितिन गडकरी उतने अच्छा काम कर रहे हैं तो कितना जगह देखेंगे। हालांकि इस ओर उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अपना इंडस्ट्रियल एरिया तो काफ़ी डेवलप कर ही लिए हैं नागपुर से उस तरफ, तो कम से कम जो राज्य, जैसे सिर्फ बिहार ही पिछड़ा नहीं है, उड़ीसा के अगर कुछ टाउन को छोड़ दें, छत्तीसगढ़ के कुछ टाउन को छोड़ दें, तो बाकी जगह भी वैसा ही कंडीशन है। यहाँ से भी बुरा कंडीशन झारखंड के कई पिछड़े क्षेत्रों में है, जैसे आप लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, या फिर पश्चिमी सिंहभूम के ग्रामीण क्षेत्रों में जा कर के देखेंगे तो वहाँ भी देखने को मिलेगा कि कितना पिछड़ापन है। तो पूरा एरिया अपना, हम लोग आपस में भाषा को लेकर के दिस दैट राजनीति करते रहते हैं कि तुम इस राज्य के हो, ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम नॉर्थ ईस्ट हो तो मोमो हो, या फिर बिहार से हो बिहारी हो, झारखंड को तो कोई नहीं जानता है। धोनी के नाम से तो सब जानते हैं, लेकिन उतना फेमस नहीं है। एमपी वाला को तो कोई पूछता नहीं है कि उन लोगों को तो चिढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। छत्तीसगढ़ियाँ सबसे बढ़िया। तो पूरा का पूरा आपको इंडिया को अभी डेवलप करना है, तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए। भाषा का लड़ाई या फिर
आपके यहाँ किसान मर रहे हैं और जवान उतने मुस्तैदी से लड़ाई करते हैं, और फिर आपस में यहाँ सब घर के लोग आपस में भिड़े हुए रहते हैं कि तुम ऐसे नहीं, तुम वैसे नहीं। तो इन सब चीज़ से, जैसे टू फ्रंट वार होता है ना इंडिया चाइना से, और आधा फ्रंट इंडिया में है, आधा फ्रंट यही सब जो डिस्टर्ब करने वाला आइटम रहता है। ये देखिए सामने चल रहा है पोल्यूशन वाला, ऐसा लग रहा है कि मच्छर मारने वाला चल रहा है, लेकिन इसका लाइसेंस अभी भी बरकरार है। इतना धुआं देने वाला गाड़ी है, इससे आगे निकलना पड़ेगा, नहीं तो बहुत धुआं लग रहा है। यही है इंडिया का ट्रैफिक, इतना धुआं वाला गाड़ी चल रहा है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि इन सब चीज़ों से ऊपर उठेगा तभी अपना देश आगे बढ़ पाएगा। आप लड़ाई कैसे करिएगा अमेरिका से या अदर सुपर पावर से? आप कैसे टकराइएगा? आप ऐसे कि हम भाषा में आपस में लड़ रहे हैं, तुम आके हमसे लड़ो? नहीं, इन सब चीज़ों से ऊपर उठिए। देश में सब एकजुट होकर के रहिए। ठीक है, पॉलिटिकल डिवीज़न हो सकता है आपस में, मतभेद, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए आपस में। और जो भी अलग अलग साजिश हमारे देश के खिलाफ किया जाता है, उन सब चीज़ों में मिल के एक साथ रहें तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर ऐसे बिहार और अलग अलग प्रांत के हिसाब से हम आपस में उलझे रहेंगे तो फिर देश के बारे में कब सोचेंगे? तो यही तो बाहर की कंट्रीज़ चाहती हैं हमें डिवाइड करके रखने में। अंग्रेज़ भी यही यूज़ किए, अच्छे से डिवाइड किए। तो अब नहीं सीखेंगे, इतनी सारी गलतियों के बाद भी तो कब सीखेंगे? और सारी गलतियां खुद से ही करके नहीं सीखने की ज़रूरत है, कुछ दूसरे भी करते हैं या कुछ पुराने समय में हो चुका हो उससे भी सीख ले करके हमें आगे बढ़ना है। चलिए, इस वीडियो में तो मैं और ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। फिर आप लोगों को कैसा लगा ये मोटो ब्लॉग? हालांकि मोटो ब्लॉग ना होकर के ये जियो पॉलिटिकल और बिहार पॉलिटिक्स को लेकर भी था। बिहार में अब इलेक्शन आने वाला है तो बिहार पर वीडियोस भी काफ़ी आने वाली है, अलग अलग यूट्यूबर्स के, अलग अलग जगह के यूट्यूबर्स द्वारा। वो सब वही बताएंगे कि मौर्यन एम्पायर में ये था, अभी ये था, अब ये था, बिहार को ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तो बिहार डेवलप हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ जब इलेक्शन आता है तभी सबको दिखता है और बाकी समय फिर नहीं दिखेगा। तो ज़रूरत है कि बाकी समय दिखे। बाकी समय भी बिहार को लेकर के माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। बाकी अदर कंट्री पे आप आइए, बिहार, बोधगया आइए, घूमिए, राजगीर घूमिए, नालंदा, आपको अच्छा लगेगा। और एक जो निगेटिव पर्सपेक्टिव बना हुआ है कि बिहार ऐसा वैसा है, कुछ नहीं है, आप काफ़ी अच्छे से घूम सकते हैं। कुछ लोग आपको मिलेंगे हर जगह, वो यहाँ भी मिलेंगे। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। मैं पहुँच चुका हूँ ऑलमोस्ट बोधगया। तो यहाँ से देख सकते हैं आ गया ये टोल टैक्स, और इसके जस्ट थोड़ी सी दूरी पर है IIM, जो लास्ट फुटेज में आप लोग देखे भी होंगे स्टार्टिंग में। तो यहाँ से पटना का डिस्टेंस 115 किलोमीटर, और अगर सीधे ऊपर चले जाएंगे तो आप गया टाउन में नहीं जाएंगे, तो बोधगया के पास से हल्का सा आपको गया जाने के लिए कट लेना पड़ेगा। ये है उस तरफ IIM। सुबह सुबह काफ़ी अच्छा दिख रहा है, रोड भी खाली है। यहाँ से बोधगया का नज़ारा आपको काफ़ी अच्छा दिखेगा, उसके बाद ही आप वीडियो बंद कीजिएगा। यहाँ से जो लुक दिखता है बोधगया एंट्रेंस का, वो काफ़ी अच्छा दिखेगा इस मगध यूनिवर्सिटी को क्रॉस करने के बाद। वो सुबह सुबह बोधगया का नज़ारा दिखाता हूँ। आप कुछ देर और बने रह सकते हैं मेरे वीडियो पे।
काफ़ी लोग अपना मिरर दोनों खुलवा देते हैं बाइक का, लेकिन ऐसे नेशनल हाईवे पे काफ़ी काम आता है दोनों मिरर। आप हाई स्पीड में है 60 प्लस 70 प्लस 80 प्लस, और आपके बगल से जो कार गुजरने वाली है वो 100 प्लस है, और अचानक से वो आ जाएगी जो अगर आप एंटिसिपेट नहीं कर पाए तो। इसलिए मिरर का होना काफ़ी ज़रूरत है। अगर आप भी लेन चेंज कर रहे हो तो मिरर में यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ से जो व्यू आता है सामने वाले टेम्पल का, वो काफ़ी सुंदर आता है। ऐसा लगेगा कि आप कहीं और जा रहे हैं, बिहार में नहीं है। ये सीधे रास्ता ऊपर में, अगर आप सीधे सीधे चलते जाते तो आप पटना निकल जाते गया टाउन को बाईपास करते हुए, लेकिन हम लोग बोधगया चले गए। ये फ्लाईओवर के जस्ट नीचे से एक अंडर पास है, वो उससे हम लोग राइट टर्न लेंगे। आ गया। अभी बिहार में रग्बी का एक रग्बी चल रहा है, रग्बी का खेल, यहाँ से टर्न लेंगे। ये अंडरपास, यहाँ यहाँ हॉकी का पर्व, बिहार का गर्व वाला पोस्टर लगा हुआ है। ये है बोधगया का एंट्रेंस, संबोधि द्वार। हालांकि इसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है जल्द।